Hello and welcome dear student. Welcome to our lecture of linear algebra CSI Net Mathematics June 2019 पार्ट बी के linear algebra के जो क्वेश्चन हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. Statement of the question is consider the vector space Pn of real polynomials in X of degree less than or equal to n. Define a mapping T from the set P2 to P3 by defining formula of T is T of f of x, where f of x is the polynomial from P2 is the integration of 0 to x of f of t plus derivative of f with respect to x. Then the matrix representation of T with respect to basis this is the basis of P2 and this is the basis of P3. So in this question we have to find the matrix of the linear transformation. और एक क्वेश्चन हमारा ऐसा आता है कि जिसमें हमें linear transformation की मैट्रिक्स पूछी गई हो. ठीक है, तो इसमें जो मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है वो इस बेसिस टू इस बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करनी है. And these are the standard basis of P2 and P3. So we have to calculate the image of this with respect to the basis this and define the matrix corresponding to the basis this. So come to the solution part. First of all we calculate the image of 1x x square. 1 basis क्या दी हुई है 1x x square is the standard basis. ठीक है, of P2. नाउ मैट्रिक्स जो बनेगी टी की, अब देखो टी की जो मैट्रिक्स बनती है, ठीक है, जो टी की मैट्रिक्स होगी वो क्या होती है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगर टी कोई मैपिंग है, ठीक है, यहाँ से u टू v है और हमारे पास डायमेंशंस ऑफ u है वो हमने मान ली m और डायमेंशंस ऑफ v है वो हमने मान ली n. ठीक है, तो यहाँ से जो m क्रॉस m टू n है, ठीक है, तो जिसकी मैट्रिक्स बनती है वो n क्रॉस m की बनेगी. ठीक है, क्लियर है. एक तो ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे हमारे पास P2 टू P3 है. P2 की जो डायमेंशंस होती है वो कितनी होती है 3 होती है. ठीक है, क्योंकि इस बेसिस में 3 एलिमेंट है और हमें पता है स्टैंडर्ड बेसिस होती है. P3 की जो डायमेंशंस होती है वो 4 होती है. ठीक है, 4 होती है. तो अब हमें पता चल गया जो मैट्रिक्स बनेगी इसकी टी की वो कितने क्रॉस कितने की बनेगी 4 क्रॉस 3 की बनेगी. लेकिन जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसमें 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स दे रखी है. ऑप्शन नंबर 3 है उसमें भी हमारे पास 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स भी दे रखी है. तो ये तो इसकी पॉसिबल मैट्रिक्स नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ ये मैट्रिक्स बन सकती है. तो इन मैट्रिक्स को बनाने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज ऑफ T1. ठीक है, T1 सबसे पहले हमने 1 उठाया है. ठीक है, तो 1 हमारे पास क्या होगा 1 हमारे पास पोलिनोमियल है. यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू कितनी है 1 है. तो t ऑफ 1 बाय डिफाइनिंग फॉर्मूला ऑफ t इट इज़ द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x f ऑफ t यानी 1 इंटू dt प्लस f डैश का इंटीग्रेशन यानी डेरिवेटिव ऑफ x 1 विद रिस्पेक्ट टू x. ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन t और t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x माइनस 0 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0. तो यहाँ हमारे पास इसकी जो इमेज है वो कितनी आ जाएगी x आ जाएगी. 1 की इमेज x आ गई. नाउ वी कैलकुलेट द इमेज ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट विच इज x. सो फ्रॉम डिफाइनिंग फॉर्मूला ऑफ t इट इज़ द इंटीग्रेशन 0 टू x. ठीक है, और यहाँ से f ऑफ x की वैल्यू अब x है तो ये जाएगा t इंटू डी टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x. ये तो इवन हो जाएगा यहाँ से. ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2. ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 टू x तक प्लस 1. अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 या फिर इसको 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 x स्क्वायर प्लस 1. नाउ इफ वी कैलकुलेट द इमेज ऑफ x स्क्वायर तो बाय सिमिलर फॉर्मूला इट इज़ t ऑफ x t स्क्वायर इंटू डी टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इट्स 2x है. तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 और लिमिट 0 टू x प्लस 2x. तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा x क्यूब 1/3 इंटू एक्स क्यूब लोअर लिमिट 0 हो गई प्लस 2x. और अगर हम इसमें अब t की मैट्रिक्स बनाए हम, ठीक है, तो t की मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास. ठीक है, ये मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास इस स्टैंडर्ड बेसिस कोरस्पॉन्डिंग. तो ये हो जाएगा 1x x स्क्वायर x क्यूब. ठीक है,
तो हमारे पास सबसे पहले इमेज किसकी आई है, सबसे पहले इमेज आई है 1 की। तो 1 के जो वैल्यू आई है वो इसके कोरस्पोंडिंग लिख दो, ठीक है। तो इसके कोरस्पोंडिंग लिखेंगे तो 1 कॉन्स्टेंट टर्म 0, एक्स का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का 0, एक्स क्यूब का 0 फॉर दिस, ठीक है। फिर इसके कोरस्पोंडिंग लिखेंगे तो कॉन्स्टेंट टर्म 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो है, ठीक है, वो 1/2 है, एक्स का नहीं है, ठीक है, और एक्स क्यूब का भी नहीं है, ठीक है। फिर हम किसके कोरस्पोंडिंग लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कोरस्पोंडिंग, तो ये है 1/3 एक्स क्यूब 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, एक्स का 2 है, एक्स स्क्वायर का नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई किसकी, टी की। और ये कौन सी मैट्रिक्स है, सेकंड, ठीक है। सेकंड उसने ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सेकंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल, ठीक है। इन 4 मैट्रिक्स में से में हमने ये बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, ठीक है। उसने पूछा नॉट डायगोनलाइजेबल, ठीक है। तो हम इसमें कुछ रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट तो हमें पता है कि हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू है वो जस्ट उसके डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसको चेक करें, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें कि वो मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनलाइजेबल बनती है या नहीं बनती, ठीक है। तो उसने मैट्रिक्स दी हुई है हमें 2 0 1 0 3 0 0 0 2, अभी मैट्रिक्स दी हुई है। देन इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। देन आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 2 2 एंड 3, ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास रिजल्ट होता है, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है कि ए मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एम इज इक्वल टू जी एम। अगर ए एम और जी एम उसकी इक्वल है, ठीक है, फॉर आइगन वैल्यू लेमडा, ठीक है। अगर उसकी हर एक आइगन वैल्यू के लिए कोरस्पोंडिंग अगर उसका ए एम और जी एम इक्वल है तो वो मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनलाइजेबल हो जाती है, ठीक है। इसमें हमारे पास ए एम क्या होता है, ए एम होता है हमारे पास अलजबराइक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। और हमारे पास जी एम क्या होता है, जी एम होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। अब अलजबराइक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है कि वो मैट्रिक्स कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो ए एम ऑफ 2 वो कितनी है, 2 है, ठीक है, 2 टाइम्स रिपीट हो रखी है। और जी एम हम कैसे निकालते हैं, जी एम हम निकालते हैं ए माइनस लेमडा आई, अगर आइगन वैल्यू लेमडा है, ठीक है। इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराते हैं हम वेक्टर एक्स से, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स का ऑर्डर ए के ऑर्डर पे डिपेंड करता है जो हमारे पास कॉलम वेक्टर होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि ए एम और जी एम अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी। और हमारे पास एक रिजल्ट ये भी है कि अगर हमारे पास ए एम की वैल्यू अगर 1 है, दिस इम्प्लाइज दैट जो जी एम की वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। और अगर ए एम की वैल्यू अगर 2 है तो जी एम की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें ये रिजल्ट अप्लाई करना है यहाँ से, और 2 की जो अलजबराइक मल्टीप्लिसिटी है वो 2 है, एंड द अलजबराइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 इज 1, दिस इंप्लाइज दैट ए एम इज इक्वल टू जी एम, दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो सिर्फ हमें जी एम कैलकुलेट करनी है, किसकी, 2 की, ठीक है। 2 की जी एम कितनी है, तो इसके लिए हम करेंगे इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट, ए माइनस लेमडा की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2i, ठीक है। इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम, वेक्टर हमने मान लिया x y z। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जितने इसमें नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल होंगे वही उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द जीरो मैट्रिक्स। अगर हम ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे यहाँ से तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 0 1 0 1 0 0 0 0 विद मल्टीप्लाई विद x y z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो z इज इक्वल टू 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 0, और इसको इससे करेंगे तो हमारे पास z क्या आ जाएगा, आर्बिट्रेरी, ठीक है। z हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्बिट्रेरी, मतलब z हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्री वेरिएबल, ठीक है, फ्री वेरिएबल। और मैंने बोला था जितने फ्री वेरिएबल होंगे उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। तो जी एम ऑफ 2, ठीक है, कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है, जितने फ्री वेरिएबल होंगे। और अलजबराइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2, विच इज़ नॉट इक्वल टू ए एम, दिस इम्प्लाइज दैट
ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल, ठीक है, हमारे पास ए डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। और उसने क्या पूछा है, नॉट डायगोनलाइजेबल पूछा है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट नॉट डायगोनलाइजेबल है, पार्ट बी का ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया, तो हमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कैलकुलेट करें भी, ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से देखो मैट्रिक्स क्या दी हुई है उसने, मान लो थर्ड ऑप्शन को करो क्योंकि वो 3x3 की मैट्रिक्स है। तो 2 1 0 0 3 0 0 0 3, अगर मैंने इसको ए मान लिया तो इसकी आइगन वैल्यू अब की बार क्या है 3, ठीक है, 2 3 3, बिकॉज आइगन वैल्यू है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज जस्ट डायगोनल एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यहाँ से देखो ये सब रिजल्ट यूज करेंगे तो अब की बार अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 3 की कितनी है, 2 है, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम रिजल्ट यूज करें तो यहाँ से हमारे पास 2 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है, दिस इंप्लाइज दैट 2 के लिए AMGM इक्वल हो गए। तो अब की बार यहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम अप्लाई करेंगे, यहाँ से तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा -1, ठीक है, 1, ठीक है, 0, यहाँ से 0, ठीक है, और यहाँ से 0। और अगर हम इसको दोबारा कैलकुलेट करें यहाँ से तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -x + y = 0 एंड z आर्बिट्री आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से मैं y = x लिख सकता हूँ, ठीक है, y = x और एक z बिलोंगिंग टू r। दिस सिंपलाइज दैट देर आर 2 फ्री वेरिएबल, या तो आप x और z को मान लो या फिर y और z को मान लो, ठीक है। 2 फ्री वेरिएबल है, इसका मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2 है, और यही उसकी क्या है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है। दिस इंप्लाइज दैट दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। और आगे एक रिजल्ट हमारे पास ये भी है कि अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो वो डायगोनलाइजेबल होती है। तो जस्ट ये 2 और 4th ऑप्शन तो इसी से हो जाएंगे। और हमें ये भी पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का हर एक रो का सम सेम है तो वो उसकी आइगन वैल्यू बन जाती है। तो देखो 2 को चेक करें, 2 के तो हम आसानी से चेक करते हैं, 1 1 1 + 1 2 1 + 1 2, तो इसकी एक तो आइगन वैल्यू हो गई 2, और एक इसका डायगोनल का सम किसके इक्वल होता है, आइगन वैल्यू का सम। दूसरी को हम मान लेते हैं x, तो आइगन वैल्यू का सम उसके ट्रेस के इक्वल आता है। तो ट्रेस कितना है, 2 है, तो यहाँ से दूसरी आइगन वैल्यू क्या होगी, 0 0 एंड 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। तो दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल बिकॉज दिस रिजल्ट, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और सेम कॉन्सेप्ट हम इसके लिए लगा देंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स के कॉलम का सम सेम आता है वो उसकी आइगन वैल्यू बन जाती है। तो 2 + 1 3 4 - 1 3, तो एक तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी होगी 3, फिर यही दूसरी हम x मान लेंगे तो 3 + x करेंगे वो इसके ट्रेस के इक्वल आएगा जो कितना है 5 है। तो यहाँ से x की वैल्यू 2, तो इसकी 2 आइगन वैल्यू आ गई 3 और 2। और किसी मैट्रिक्स की अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हो तो वो डायगोनलाइजेबल होती है। तो दिस इंप्लाइज दैट दिस मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनलाइजेबल। लेकिन उसने नोट पूछा है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो हम इसमें जो इसका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज विच इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपल रैंक पूछी है उसने, और जो मैट्रिक्स दे रखी है इसका ऑर्डर कितना है 5 × 5 का है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से ये बताना है इसका रैंक कितना होगा, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स ये दे रखी है हमें, और इस मैट्रिक्स को हम अगर रो इक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है, रैंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चेंज A इंटू इट्स रो इक्लोन फॉर्म बाय अप्लाइंग, ठीक है, बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशन, ठीक है। रो ऑपरेशन अप्लाई करके इसको रो इक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे, और जितने उसके पिवट एलिमेंट आएंगे, या फिर यू कैन से दैट जितने उसमें नॉन जीरो रोज आएंगी वही उसकी क्या हो जाएगी, वही उसका रैंक हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम ये 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 बनाएंगे, यहाँ पे 0 बनाएंगे, यहाँ पे 0 बनाएंगे, यहाँ पे 0 बनाएंगे। तो एक साथ हम 4 ऑपरेशन लगा सकते हैं, जितनी मैट्रिक्स होती है उससे एक कम। अगर n × n की मैट्रिक्स है तो हम साइमल्टेनियसली n-1 ऑपरेशन किसी मैट्रिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे और हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला जो ऑपरेशन लगाने हैं वो लगाने हैं R2 + 2 R2 - R1, ठीक है, एंड R3 + 2 R3, ठीक है। और या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, यह ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो पहले हम R5 में से R4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो अप्लाइंग R5 अप्रोचेस टू R5 - R4, ठीक है, ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो मैं इसे में कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया है, ठीक
ठीक है। तो यहाँ से मैट्रिक्स हो जाएगी 1 - 1, यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे ये 0, यहाँ से करेंगे ये 0, और यहाँ से ये करेंगे तो ये 0, और 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमने ये सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया। फिर हम सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई करेंगे R4 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे R3, ठीक है। R4 में से R3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 4 - है यहाँ पे 1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड अप्लाई कर सकते हैं हम, R3 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पे 0, 3 - 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर हम लास्टली फोर्थ ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ पे 2 - 1 1, और यहाँ पे सारी जगह कितना हो जाएगा 1 1 1। तो ये आ गई इसकी रो इक्लोन फॉर्म, ठीक है। यहाँ से हम ए को ये बोल सकते हैं, ये इसकी रो इक्लोन फॉर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसके जो पीवेट आए हैं वो ये है, ठीक है। ये नॉन जीरो एंट्रीज के पीवेट है, और इसमें नॉन जीरो रो कितनी है 5 है, पीवेट एलिमेंट कितने हैं 5 है। दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीवेट, ठीक है, नंबर ऑफ पीवेट्स एलिमेंट, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे ही बोल सकते हो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है। इन दोनों में लिख सकते हैं इन रो इक्लोन फॉर्म REF में, ठीक है। और वो कितने आए हैं 5 आई है, तो इसका मतलब ए का जो रैंक है वो कितना है 5 है। दिस इंप्लाइज दैट फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। सिंपल रो इक्लोन फॉर्म करके और इसका रैंक पूछा था उसने। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the statement of the question is let PAX denote the characteristic polynomial of a matrix A, then for which of the following matrix PAX minus PA inverse X is constant, ठीक है। उसने क्या बोला है कि एक मैट्रिक्स है, हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स पोलोमियल में से उसके इन्वर्स की जो करेक्टरिस्टिक्स पोलोमियल है, अगर वो हम डिफरेंस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो आंसर हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, ठीक है। मतलब उसमें x, x² x³ इस टाइप के टर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और इनफैक्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है चारों वो 2 क्रॉस 2 की है, तो मतलब जो पोलोमियल बनेगी करेक्टरिस्टिक्स पोलोमियल वो कितने डिग्री की होगी 2 डिग्री की। कांस्टेंट आना चाहिए हमारे पास डिफरेंस। तो दिस इंप्लाइज दैट इन पोलोमियल का अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो ना x² की टर्म आनी चाहिए हमारे पास और ना x की टर्म आनी चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट आनी चाहिए। तो इस लॉजिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। तो फॉर दिस वी कंसिडर द मैट्रिक्स A इज ABCD, ये हम कंसिडर कर लेते हैं बिकॉज इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट हम क्या मान लेते हैं AD - BC, यानी A का डिटरमिनेंट को नॉन जीरो मान लेते हैं, AD - BC नॉन जीरो, सच दैट ABCD हम ऐसे चूज करेंगे इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। और अब हमें पता है कि जो करेक्टरिस्टिक्स पोलोमियल है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स पोलोमियल है जिसको नाम देता है वो PAX, वो क्या होती है किसी मैट्रिक्स की, यहाँ पे होती है अगर 2 क्रॉस 2 की है, ठीक है। ये जो मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ये सिर्फ 2 क्रॉस 2 के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो वो होगी हमारे पास x², ठीक है, माइनस यहाँ पे ट्रेस ऑफ A इंटू एक्स प्लस माइनस और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है। अगर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है सिर्फ उसी के लिए हमारे पास ये ऐसा होगा, और अगर हमारे पास मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 के लिए तो उसके लिए हमारे पास अलग मेथड होता है, अलग शॉर्टकट मेथड होता है, ठीक है। तो अब देखो अगर हमारे पास ए की हमने वैल्यू ये मान ली यहाँ से, और अगर हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करें, अगर हम यहाँ से A इनवर्स कैलकुलेट करें देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A इनवर्स। A इनवर्स की वैल्यू होगी 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, और वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ A है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू होती है हमारे पास, इनको तो सेम रखो A और D, ठीक है, इनको तो सेम रखो यहाँ पे, और क्या करो इनकी जगह चेंज कर दो और साइन बदल दो इनके, तो ये जाएगा -C और यहाँ पे क्या हो जाएगा -B। तो ये किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से एडजॉइंट A की, और यहाँ से अगर हम A इनवर्स की वैल्यू लिखें, ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं A इनवर्स की वैल्यू, तो वो आ जाएगी 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A विच वैल्यू इज A -C -B, ठीक है, एंड D, ये हो गया। और अब यहाँ से हमें PA इनवर्स X निकालना है, ठीक है। तो PA इनवर्स निकालना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम
यहाँ से हम उसका इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालेंगे, तो फिर हम यही यूज करेंगे पी ए इन्वर्स एक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल क्या होगी इसकी, वो होगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, इनवर्स, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो ए इनवर्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इनवर्स इनटू एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस डेटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स का डेटर्मिनेंट, ठीक है। मान लो मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इस पोलिनोमियल को, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। नाउ इफ वी कैलकुलेट दिस डिफरेंस पी ऑफ ए एक्स माइनस पी ए इनवर्स एक्स, ये कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से देखो एक ये पोलिनोमियल है, इसमें से मैंने इसको स्प्लिट करना है यहाँ से, ठीक है। तो जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे कट जाएगी, ठीक है, हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा माइनस ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पे करेंगे माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास है प्लस डेटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा डेटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और इनटू एक्स। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट लेके यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। अब हमें दिया क्या हुआ है, अगर ये हमें एक कांस्टेंट चाहिए, ठीक है, ये हमें एक कांस्टेंट चाहिए, देन दिस इंप्लाइज दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स मस्ट बी जीरो, ठीक है, मस्ट बी जीरो, उसको जीरो ना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचनी चाहिए हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, वो बेशक जीरो हो, जीरो क्यों ना हो। दिस इंप्लाइज दैट माइनस ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल प्लस ट्रेस ऑफ ए इनवर्स, दिस इज इक्वल टू जीरो। टेकिंग दिस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दिस ट्रेस ऑफ ए इनवर्स बिकम इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैट्रिक्स ये है यहाँ पे, तो यहाँ से एक इनवर्स का ट्रेस है वो कितना आ जाएगा, ए प्लस डी अपॉन यहाँ पे हो जाएगा डेटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू, और ए का ट्रेस यहाँ से कितना हो जाएगा, ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस डी। अब हमने मान रखा है कि ए का डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो है ये इक्वेशन इक्वल कब होगी, दिस इंप्लाइज दैट दिस डेटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1, अगर ए का डेटर्मिनेंट 1 होगा तभी तो ये इक्वल होगी, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर a प्लस डी है या फिर डेटर्मिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू 1 होगी तभी दोनों का a इनवर्स का और a का ट्रेस इक्वल होगा, ठीक है। बिकॉज अगर यहाँ से 1 के अलावा कुछ भी हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 0 तो हो नहीं सकती, ठीक है, इसलिए मैंने शुरू में मान लिया, और इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये इक्वेशन इक्वल नहीं होगी, ठीक है। या फिर कोई मैथमेटिकली करे यहाँ से, तो हम मान लेते हैं कि a प्लस डी है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से भी हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि जो a का डेटर्मिनेंट है वो 1 होगा, तभी हमारे पास जो इसका डिफरेंस है वो एक कॉन्स्टेंट टर्म आएगी, ठीक है। तो हम इसको ऑप्शन वाइज चेक करते हैं कि किस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट 1 होगा, जिसका डेटर्मिनेंट 1 होगा वही आंसर आएगा, जिसका डेटर्मिनेंट 1 नहीं होगा वो उसका आंसर नहीं बनेगा, उसके लिए हमारे पास डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन में चेक करते हैं, इसका हमारे पास डेटर्मिनेंट होगा 3 × 4 12, ठीक है, माइनस 3 × 6 इज इक्वल टू 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, हैंस दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इस मैट्रिक्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस यहाँ पे दोबारा 6, तो दोबारा 6 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस 4 × 2 8, यहाँ पे 1 विच इज़ इक्वल टू 1, डेटर्मिनेंट 1 आ गया, तो यहाँ पे ये पॉसिबल है, ठीक है। और फोर्थ का चेक करें, वैसे पार्ट बी का क्वेश्चन है ये, और अगर एक ऑप्शन आपने टिक कर दिया तो यहाँ से फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी कैलकुलेट करें यहाँ से तो हो जाएगा 2 × 4 इट्स 8 माइनस 9, तो ये जाएगा -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, देन दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल सच दैट देयर डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज लेट V denote the vector space of real valued closed interval 0 1 फंक्शन, ठीक है, रियल वैल्यू वेक्टर स्पेस है, लेट W बी द सब स्पेस स्पेन्ड बाय, ठीक है,
sin x, cos and tangent x, then the dimensions of w over r set of real number is 1, 2, 3 and infinite। ठीक है, तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि w हमें गिवन है, ठीक है, ये सेट हमें गिवन है, या फिर w मान लेते हैं हम इसको, ठीक है, ये मैंने मान लिया sin x, ठीक है, cos x एंड टेंजेंट x, ये मैंने मान लिया। तो अब देखो इस w की हमें डायमेंशंस बतानी है, ठीक है, जो इनसे स्पेन हो रहा है, ठीक है, तो अब देखो इनसे स्पेन हो रहा है तो हमें इसकी इतना तो पता चल गया कि जो इसकी मैक्सिमम डायमेंशंस है वो 3 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 3 से लेस भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि ये जो सेट है इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन कितने हैं, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन कितने हैं, ठीक है। और अब यहाँ से हमारे पास इसके इंडिपेंडेंट की बात आएगी, ठीक है, तो हमें जस्ट ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये एल डी कब होंगे, एल आई कब होंगे, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट है कि जो सेट है, ठीक है, पहले तो हमारे पास रिजल्ट है कि डायमेंशंस ऑफ w इज इक्वल टू द, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ एल आई फंक्शन, ठीक है, इन w, वही हमारे पास क्या हो जाएगा इसकी डायमेंशंस। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में उसने इनफाइनाइट दे रखा है, तो इनफाइनाइट तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर हम रिजल्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, रिजल्ट क्या यूज़ करेंगे कि द सेट ऑफ फंक्शन f1x, f2x, f3x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ द रोन्स्किन या फॉलोइंग रोन्स्किन जो हम लिखेंगे, रोन्स्किन की वैल्यू फॉलोइंग रोन्स्किन, ठीक है, इज 0, रोन्स्किन डेटर्मिनेंट ऑफ रोन्स्किन, ठीक है, डेटर्मिनेंट इज 0 फॉर एट लिस्ट वन वैल्यू ऑफ x या वन वैल्यू ऑफ वन नॉन ज़ीरो, ठीक है, नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ x, हमें एक ऐसा x मिलना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, सच दैट जो उसका या फिर एटलीस्ट वन x हमें ऐसा मिलना चाहिए कि जो रोन्स्किन है, रोन्स्किन को हमने बोल दिया w इज इक्वल टू f1x, f2x, f3x, ठीक है, f'1x, ठीक है, f1"x, f2'x, ठीक है, f2"x, और यहाँ से हो जाएगा। और डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव को। तो ये डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, हमें एक ऐसा फंक्शन मिलना चाहिए। यहाँ से जो f1x है उसकी वैल्यू हो जाएगी sin x, f2x की वैल्यू हो जाएगी cos x, और f3x की वैल्यू हो जाएगी tangent x। तो यहाँ से हमारे पास w फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा sin x, cos x और tangent x, यहाँ से हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करें साइन का कोस, फिर कोस का माइनस साइन एक्स, यहाँ से कोस का माइनस साइन एक्स, फिर इसका दोबारा करेंगे तो माइनस कोस एक्स, टेंजेंट का सेकेंड स्क्वायर एक्स, इसका दोबारा करेंगे तो 2 सेकेंड एक्स, फिर सेकेंड एक्स का सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, तो यहाँ पे सेकेंड का स्क्वायर हो गया इंटू टेंजेंट एक्स, ये डिटरमिनेंट आ गया। नाउ अगर ये जो डिटरमिनेंट है, ठीक है, ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो गया किसी एक x की वैल्यू के लिए, एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x, ठीक है, या नॉन जीरो भी नहीं लगाएं, ठीक है, वन वैल्यू ऑफ x के लिए हमें ऐसा मिलना चाहिए कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली x को π/4 पुट कर दूँ यहाँ से, ठीक है, π/4 पुट किया तो रोन्स्किन की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin π/4, जिसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू -1/√2, कोस की वैल्यू π/4 पे 1/√2, ठीक है, इसकी वैल्यू -1/√2, इसकी -1/√2, यहाँ से हो जाएगा टेंजेंट π/4, इसकी वैल्यू 1 होती है, सेकेंड π/4 √2 होता है लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1, तो ये कितनी हो जाएगी टोटल 4। हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 1/√2 को C1 में से, और C2 में से भी 1/√2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर वो 2 हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 1 1 1 1 -1 2 एंड -1 -1 4। और अब इस डिटरमिनेंट को हम कैलकुलेट करें तो ये देखो C1 के कोरस्पोंडिंग एक्सपेंड करेंगे तो ये एज इट इज -4 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -2, ठीक है, फिर इसके कोरस्पोंडिंग माइनस साइन आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 5, ठीक है, फिर यहाँ से करेंगे
-1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -10/2 -5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। फॉर x इज इक्वल टू π/4 दिस डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज दैट दिस सेट इज Li, और बाय दिस रिजल्ट डायमेंशंस ऑफ W इज इक्वल टू नंबर ऑफ Li फंक्शन इन W। तो तीनों के तीनों फंक्शन Li है, तो इसकी डायमेंशंस कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दिस इज द correct answer for this question. Okay, now come to the next question. So the statement of the question is let V be the vector space of polynomials in variable t, ठीक है। वेरिएबल t में polynomials है जिसकी डिग्री एटमोस्ट कितनी है? 2 है, ओवर R सेट ऑफ रियल नंबर, एंड इनर प्रोडक्ट ऑन V इज डिफाइंड बाय दिस इज द सिंपल इनर प्रोडक्ट f into g का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1. For f comma g belong to V, let W is the span from the polynomial 1 minus t square and 1 plus t square, and W orthogonal, ठीक है। W is perpendicular to the orthogonal complement of W in V, then which of the following condition is satisfied for all h belonging to the W complement, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो डेफिनेशन तो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि पहली हमारे पास क्या होगी कि ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर कौन से होते हैं? ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर वे होते हैं जिनका जो इनर प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या हो? 0। दिस इंप्लाइज दैट U एंड V आर, ठीक है, ऑर्थोगोनल, ठीक है, वो हमारे पास ऑर्थोगोनल होंगे। फिर हमारे पास दूसरी डेफिनेशन आती है ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जिसको उसने किसका नाम दिया है? W परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें से अगर तुमने कोई भी वेक्टर लिया, मान लो तुमने ले लिया फॉर एनी W बिलोंगिंग टू द W कॉम्प्लीमेंट इनर प्रोडक्ट ऑफ W विद U इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल U बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस V। तो V का या फिर W का, ठीक है, W का हमने इसका क्या बोलेंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। किसी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? उस कॉम्प्लीमेंट के किसी भी, अगर आप किसी भी वेक्टर का W के वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट करोगे तो वो 0 आएगा। तो ये डेफिनेशन किसकी होती है? ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। अब उसने बात करी है H की, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई फॉर ऑल H, ठीक है। H हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है? इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से। तो H हमारे पास इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, H बिलोंगिंग टू द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो मान लेते हैं लेट H इज इक्वल टू द V क्या है? डिग्री है, जिसकी एटमोस्ट डिग्री 2 है, तो A + BT + CT स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्या मान लिया? H मान लिया। अब हमारा काम क्या होगा? इस H की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा? हम इस H को क्या करेंगे? H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। H उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो इस फॉर्म का होगा। और अगर ये इससे बिलोंग करता है तो H का, ठीक है, इनर प्रोडक्ट W के साथ 0 होगा फॉर ऑल W बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस W, ठीक है, या सब स्पेस W। और W किससे स्पेन है? इन दो पोलिनोमियल से स्पेन है। तो यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन आ जाएगी। इनर प्रोडक्ट ऑफ H की वैल्यू क्या है? A + BT + CT स्क्वायर का फर्स्ट पोलिनोमियल जो कितनी है? 1 - t स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 होगा, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। और सेकंड इक्वेशन क्या होगी? A + BT + CT स्क्वायर, H का 1 + t स्क्वायर के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम इसका इनर प्रोडक्ट कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट है वो क्या है? वो हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 to 1 इन दोनों पोलिनोमियल की इन मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास A + BT + CT स्क्वायर माइनस t के साथ करेंगे तो -AT स्क्वायर -BT की पावर 3 और -CT की पावर 4 × dt, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज इनर प्रोडक्ट 0 है। अब हम क्या करेंगे? इसका पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये जाएगा AT + BT स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस CT³/3 -AT की 3/3 BT की 4/4 और CT की 5/5, ठीक है, ये आ जाएगा। और लिमिट क्या आ जाएगी? लिमिट हो जाएगी हमारे पास
0 to 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो लोअर लिमिट पुट करेंगे, सभी टर्म में t है तो वो तो 0 हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करेंगे तो सिर्फ t की जगह में क्या पुट करना होगा, 1 पुट करना होगा। तो ये जाएगा a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 3 माइनस ए बाई 3, ठीक है, माइनस बी बाई 4 माइनस सी बाई 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो अब इसको हम कैलकुलेट करें तो a की टर्म को इकट्ठा करेंगे तो a की दो टर्म है, एक ये और एक ये, ठीक है, फिर b की दो टर्म है ये और c की दो टर्म है ये। पहले हम a की टर्म को इकट्ठा करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1 2a बाई 3 प्लस फिर b की करेंगे तो b का एलसीएम, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करते 4 तो 2b माइनस b बाई 4, ठीक है, और थर्ड हमारे पास है कि c, ठीक है, c का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, ठीक है, 15 आ जाएगा तो हो जाएगा 5c माइनस 3c, तो ये हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई। और थ्रू आउट अगर इसका हम एलसीएम ले तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 80a प्लस ये हो जाएगा 15b प्लस 8c इज इक्वल टू 0 और 60 इस तरफ जाके 0, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई है, जब हमने इनर प्रोडक्ट h का 1 माइनस टी स्क्वेयर के साथ लिया है तो वहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है 80a प्लस 15b प्लस 8c इज इक्वल टू 0, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको लेके चलते हैं सेकंड को, ठीक है, सेकंड को लेके चलेंगे तो अब की बार हमारे पास h ऑफ t इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर है। सिमिलरली इस कैलकुलेशन को भी हम कंप्यूट करेंगे यहाँ से, तो ये क्या है, इनका प्रोडक्ट है, तो ये जाएगा a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर प्लस ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी क्यूब प्लस सी टी की 4 इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जाएगा ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी टी की पावर 3 बाई 3 और यहाँ से हो जाएगा प्लस ए टी की पावर 3 बाई 3 प्लस बी टी की पावर 4 बाई 4 प्लस सी टी की पावर 5 बाई 5 और लिमिट क्या आ जाएगी 0 to 1, दिस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अभी भी सभी में टी वाली टर्म में, सभी टर्म में टी प्रेजेंट है तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट में सिर्फ टी को 1 पुट कर दो, तो ये जाएगा a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 3 प्लस ए बाई 3 प्लस बी बाई 4 प्लस सी बाई 5 इज इक्वल टू 0। नाउ कंबाइन द टर्म ऑफ ए बी सी, तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 1 4a बाई 3, ठीक है, प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2b प्लस बी 3b, ठीक है, बाई 4 और यहाँ से हो जाएगा c की टर्म करेंगे तो इसका एलसीएम फिर से 15, तो हो जाएगा हमारे पास 5c प्लस 8c, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। फिर दोबारा इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा इनका 60 आएगा। तो अब की बार इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 80a प्लस 45b प्लस 32c इज इक्वल टू 0, 60 तरफ जाके 0, तो सेकंड इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। तो सेकंड इक्वेशन आ गई 80a प्लस 45b प्लस 32c इज इक्वल टू 0, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये दो इक्वेशन आई है, इन दो इक्वेशन से हमारे पास किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, कि फॉर्म में दो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी किसी अनदर कांस्टेंट की फॉर्म में, b की वैल्यू अनदर कांस्टेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, a और b की निकाल लेते हैं c की फॉर्म में। फ्रॉम हेयर द वैल्यू ऑफ a इज c बाई 5 एंड द वैल्यू ऑफ b इज माइनस 16 c बाई 15। यू कैन इजिली बाय एलिमिनेशन मेथड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन टर्म ऑफ c, ठीक है। तो अब इन ए बी की वैल्यू एच ऑफ टी में पुट करें तो एच ऑफ टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए प्लस बी टी, ठीक है, प्लस सी टी स्क्वेयर, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है सी बाई 5, तो ये जाएगा सी बाई 5 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 16 सी बाई 15 इंटू टी, और यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू एज इट इज सी टी स्क्वेयर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एस टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टेकिंग c थ्रू आउट कॉमन, तो इट्स 1/5 माइनस 16 c बाई 15
सॉरी 16/15 इंटू टी प्लस टी स्क्र इंटू सी, ठीक है। ये आ गई हमारे पास एच ऑफ टी की वैल्यू। सी आप कुछ भी ले सकते हो, नॉन जीरो, जीरो, कुछ भी वैल्यू लेते हो, कांस्टेंट आर्बिट्री है, ठीक है। तो नाउ ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि एच इज एन इवन फंक्शन। अगर आप एच ऑफ माइनस टी कैलकुलेट करोगे तो एच ऑफ टी के इक्वल आएगा। सो फ्रॉम हेयर वी पुट एच ऑफ माइनस टी, रिप्लेसिंग टी विद माइनस टी। सो फ्रॉम हेयर 1/5 माइनस टी को माइनस से पुट करेंगे तो यहाँ से प्लस 16/15 टी और माइनस टी का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू सी। लेकिन ये एच ऑफ टी के इक्वल नहीं आया, ये एच ऑफ टी के इक्वल नहीं आया। दिस इंप्लाइज दैट एच ऑफ टी इज नॉट ए इवन नंबर, इवन फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बोलता है एच इज एन ओड फंक्शन, ठीक है। ओड फंक्शन है तो माइनस ऑफ, मतलब इसका, ये तो हमने कैलकुलेट कर रखा है, इसका माइनस अगर एच ऑफ टी के इक्वल आ जाए तो फ्रॉम हेयर माइनस ऑफ एच ऑफ माइनस टी, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/5 प्लस 16/15 टी प्लस टी स्क्वायर इंटू सी। लेकिन अभी भी ये एच ऑफ टी के इक्वल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। दिस इंप्लाइज दैट एच ऑफ टी इज नॉट ए ओड फंक्शन, ठीक है। ओड फंक्शन, ओड फंक्शन है तो हमारे पास ओड फंक्शन नहीं है, लेकिन सेकंड में बोलता है कि ओड फंक्शन होगा, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में बोलता है कि एच ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 हैज ए रियल सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोलता है कि इसके रियल सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ से हमारे पास अगर इसको मैं एच ऑफ टी को 0 रखूँ, ठीक है, एच ऑफ टी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास ये, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन में बोलता है कि एच ऑफ टी है वो 0 के इक्वल रखा, तो दिस इंप्लाइज दिस इक्वल टू 0। फॉर चूजिंग सी सच दैट विच इज नॉट इक्वल टू 0 वी फाइंड आउट दैट 1/5 माइनस 16/15 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ गया, 15, ठीक है। 15 आ गया तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 16 टी प्लस 15 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 15 को इस तरफ लेके जाएंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 टी स्क्वायर माइनस 16 टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से इसका स्क्वायर 256 माइनस यहाँ से 4 इंटू 3 इंटू यहाँ से हो जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 इंटू 3, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 180, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 7, ठीक है, और 1 विच इज़ नॉट इक्वल, विच इज़ ग्रेटर देन 0। और अगर d की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू 0 है तो इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। d की वैल्यू 0 है तो रिपीटिंग रूट होते हैं, d की वैल्यू लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। अभी यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया, दिस इंप्लाइज दैट दिस हैज़ रियल रूट, रियल रूट होंगे और दोनों के दोनों रियल रूट होंगे। दिस इंप्लाइज दैट जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक हो गया। और फोर्थ ऑप्शन को अगर चेक करें, फोर्थ ऑप्शन में बोलता है कि एच ऑफ 0 0 के इक्वल होगा। तो अगर यहाँ से आप एच ऑफ टी को 0 पुट करो तो एच ऑफ 0 को कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 1/5, ठीक है, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 इंटू सी। और आपने अगर सी को नॉट इक्वल टू 0 ले लिया, सी को मैंने 2 ले लिया, तो यहाँ से या सी को तुमने 5 ले लिया तो एच ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन 3। तो इसमें जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो लीनियर अलजेब्रा के CSI नेट मैथमेटिक्स पार्ट बी के जून 2019 के क्वेश्चन को हमने कवर किया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।